गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में थे और पश्चिम बंगाल में जब अमित शाह बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी बातें कह दी जिसको आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ, अमित शाह हड़बड़ा तो गए। बोलते बोलते अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हड़बड़ा गए। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अमित शाह जी की और दूसरी तरफ से ममता बनर्जी का पलटवार आया है। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कह दिया कि पहलगाम का हमला क्या आपने करवाया है? मामला घुसपैठ का है, मामला चुनाव का है, मामला राजनीति का है और मामला आरोप प्रत्यारोप का है। अब यहां पर सही कौन है, गलत कौन है? और सबसे बड़ी बात, आज अमित शाह जी ने तो हद कर दी, कोई यकीन तक नहीं कर पाएगा। अमित शाह जब बोल रहे थे तो उस वक्त में बोलते बोलते कांग्रेस की भी खूब प्रशंसा कर गए। कांग्रेस की सरकार की, कांग्रेस के समय की सरकार की उस वक्त में खूब जो है वो प्रशंसा करी और कहा कि उस वक्त में तो बंगाल में वाकई जो है वो बहुत अच्छी तरक्की हो रही थी, अच्छी तरीके से बंगाल की जीडीपी वो बूस्ट कर रही थी। तो बहुत सारी बातें आज अमित शाह जी ने कही बंगाल में पहुंचने के बाद में, और उधर से ममता बनर्जी ने उसका पलटवार किया। तो बंगाल में जब अमित शाह आज पहुंचे तो उन्होंने क्या क्या कहा, और सबसे बड़ी चीज अगर मैं कहूं तो घुसपैठ, घुसपैठ, घुसपैठ और घुसपैठ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर घुसपैठ, 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 यही चारों तरफ से जो है वो बार बार उनका रिपीट होकर के सुनाई दे रहा था। सबसे बड़ी बात यह है, क्या केवल ममता बनर्जी ही जिम्मेदार है घुसपैठ के लिए? 2011 में कानून पास हुआ और उस कानून में कहा गया कि बॉर्डर के 50 किलोमीटर का एरिया वो बीएसएफ के पास में रहेगा, यानी जो सीमावर्ती फोर्स हैं उनके पास में रहेगा। तो अमित शाह जी जरा उस पर भी जवाब दे देते, क्योंकि बीएसएफ किसको रिपोर्ट करती है वो भी बता दीजिए जरा। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमित शाह जब आज बोल रहे थे और जब आज वो कह रहे थे डंके की चोट पर एक तरीके से कि किसी भी घुसपैठिए को हम एक ऐसी मजबूत ग्रिड, राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देगी, इंसान तो छोड़ दीजिए, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, हम इस प्रकार के ग्रिड की रचना करने वाले हैं। अब अमित शाह का ये बयान मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन जरा सोचिए, ये केवल बंगाल में ही घुसपैठ का मामला है या झारखंड में भी था, दिल्ली में भी था और उसके साथ साथ बिहार में भी था, जहां पर इनकी भी इस साल से सरकार थी, वहां पर भी घुसपैठ का मुद्दा, दिल्ली में भी घुसपैठ का मुद्दा, झारखंड में भी घुसपैठ का मुद्दा। तो ये घुसपैठ के मुद्दे पर क्या बंगाल का आदमी वोट करेगा? एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी, इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। अब यहां पर अमित शाह कह रहे कि ऐसी मजबूत ग्रिड बनाएंगे कि इंसान तो छोड़िए, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। और उधर से ममता बनर्जी ने कह दिया कि घुसपैठ ही केवल मुद्दा है और घुसपैठ की वजह से ही सब कुछ हो रहा है और बंगाल में ही घुसपैठ है, बाकी कहीं पर घुसपैठ है नहीं। क्योंकि अमित शाह जी ने कहा कि भैया त्रिपुरा में नहीं है, असम में नहीं है, पंजाब में नहीं है, और उसके साथ साथ जो है वो कश्मीर का भी नाम ले दिया कि वहां से अवैध घुसपैठिए नहीं आते हैं, बंगाल से ही क्यों आते हैं। तो ममता बनर्जी ने कहा कि चलिए, आप कह रहे हैं कि बंगाल में ही घुसपैठ हो रही है, तो ये दिल्ली के अंदर धमाका क्यों हो रहा है, वो कश्मीर में पहलगाम का हमला क्यों हो रहा है? ममता बनर्जी ने पलटवार किया और ममता बनर्जी ने अमित शाह के बंगाल में घुसपैठियों की मौजूदगी पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि क्या सिर्फ बंगाल में घुसपैठिए हैं, क्या कश्मीर में नहीं है? फिर ममता ने कहा अगर जम्मू कश्मीर में कोई आतंकवादी नहीं है तो पहलगाम का हमला कैसे हुआ? क्या पहलगाम में आपने हमला करवाया था? दिल्ली में हुई घटना यानी कार बम धमाका, उसके पीछे कौन था? इसी साल 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर गोलीबारी की थी और इसमें 26 लोगों की मौत हो गई। फिर नवंबर में एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में दिल्ली के मशहूर लाल किले के पास में एक कार धमाका हुआ और जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। और इसके बाद में ममता बनर्जी ने जो कहा
वो अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि शकुनी का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी इकट्ठा करने आया है, जैसे ही चुनाव आते हैं दुशासन और दुर्योधन दिखने लगते हैं। अब दुशासन किसको कह रही थी, दुर्योधन किसको कह रही थी, शकुनी का चेला वो किसको कह रही थी, ये तो ममता बनर्जी बताए। लेकिन ममता बनर्जी ने जो कहा वो एक तरीके से बीजेपी के साथ में सीधे सीधे आर पार टकराने वाली बात है। ममता बनर्जी, टीएमसी, उसकी एक तरीके से यही नीति रीति रही है कि वो बीजेपी के सामने सॉफ्ट तरीके से नहीं खेलती है, खास तौर पर जब विधानसभा के चुनाव हो, सीधे डायरेक्ट हिट होती है। और इस डायरेक्ट हिट में अमित शाह कहां तक ठहर पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। जरा एक बार देखिए, अमित शाह बोल रहे थे और अमित शाह वो कह गए कि एक गरीब राज्य बंगाल के अंदर। अब बंगाल कितना गरीब है इसको भी सुनेंगे, लेकिन पहले गरीब बोल रहे हैं, खुद अटक रहे हैं। बंगाल जैसे गरीब राज्य के अंदर बंगाल जैसे गरीब राज्य के अंदर अब अमित शाह यहां पर बंगाल को आज गरीब राज्य बता रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस की बड़ी प्रशंसा आज कर करके गए हैं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की जब सरकार थी, लेफ्ट पार्टियों की जब सरकार थी, तो उस वक्त में ऐसे हालात नहीं थे। उस वक्त में जीडीपी वो तीसरे स्थान पर था। बंगाल मतलब पूरे देश की जो जीडीपी होती है उसमें बंगाल का जो स्थान था वो तीसरा स्थान था योगदान करने के मामले में। अब 22वें स्थान पर चला गया है। उस वक्त में देश के अंदर अगर कोई आदमी 100 रुपए कमाता था तो बंगाल में 127 रुपए आदमी कमाता था। ये कांग्रेस और टीएमसी लेफ्ट पार्टी की सरकार के समय की बात कह रहे हैं। और आज देश के अंदर कोई आदमी 100 रुपए कमाता है तो बंगाल में 73 रुपए कमा रहे हैं। जरा एक बार सुन लीजिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। कांग्रेस की बड़े लंबे वक्त के बाद उन्होंने प्रशंसा की है। कम्युनिस्टों के शासन के पहले, तृणमूल के शासन के पहले प्रति व्यक्ति बंगाल की आय राष्ट्रीय औसत से 127% ज्यादा थी। 127%। देश में नागरिक 100 रुपया कमाता था तो बंगाल में 127 रुपया कमाता था। आज देश का नागरिक 100 रुपया कमाता है तो बंगाल का नागरिक 73 रुपया कमाता है। अब यहां पर अमित शाह एक बात नहीं बता रहे, अपनी तरफ नहीं बता रहे। और राजनेताओं की यही खासियत होती है कि अपनी बात नहीं करते, बाकी पूरी दुनिया की बात बता देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बंगाल में 100 रुपए जिस वक्त में कमाता था देश का कोई आदमी, तो 127 रुपए कमाए जा रहे थे। और आज 100 रुपए से 73 रुपए पर अगर बंगाल आ गया है तो रुपया जो आपकी सरकार आई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की जिस वक्त में सरकार थी, उस वक्त में 100 रुपए प्रति डॉलर के हिसाब से था। आज वो 90 रुपए प्रति डॉलर के हिसाब से कैसे पहुंच गया? 10 साल के अंदर ये 30 रुपए की छलांग, ये या यूं कहूं कि 30 रुपए जो डाउन गए, बल्कि ये डाउन रुपया कैसे चला गया, इतना रुपया नीचे कैसे चला गया, वो भी 30 रुपए। यानी आजादी के बाद से और अभी तक 70 सालों के अंदर रुपया 60 पर आया था, लेकिन आपने कारनामा किया 60 से 90 पर पहुंचा दिया। कैसे हो गया साहब? अपनी बात भी तो बता दीजिए ना कि आपने देश में कितनी बेरोजगारी, महंगाई खत्म कर दी है, आप देश में कितनी खुशहाली ला पाए। आप अपनी बात भी बता दीजिए कि 11 साल के अंदर नरेंद्र मोदी ने इस देश को क्या क्या सौगात दी है और बंगाल को क्या क्या सौगात दी है, जरा इस पर बात हो जाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह जब आज बोल रहे थे तो कह रहे थे 2/3 से सरकार बनेगी। नहीं, मैं कहा 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे, तो टारगेट हो ही गया। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब 2/3 का मतलब ये होता है कि 200 पार। और अमित शाह ये बात तो पिछली बार भी बोल रहे थे, उससे पिछली बार भी बोल रहे थे। जरा देख लीजिए, उस वक्त की खबर है पक्का 200 पार। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी वो
मेजोरिटी के साथ में चुनाव के अंदर आ रही है और जबरदस्त प्रचंड बहुमत के साथ में मेजोरिटी में सरकार में आएगी। तो साहब वो क्या हुआ, आप तो 77 पर अटक गए थे, 77 पर अटक गए थे, तो अब की बार ये पक्का वाला 200 पार कैसे होगा। हाँ, ये बात सही है कि बीजेपी ने एक बड़ी छलांग लगाई। 2016 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था बीजेपी 3 सीटों पर थी, लेकिन 2021 का जब चुनाव हुआ उस वक्त में बीजेपी 77 सीटों पर आ गई, और इस बीच में 2019 का जब चुनाव हुआ था तो 41% वोट शेयर के साथ में बीजेपी ने 18 सीट जीती थी। लेकिन अब 2024 का जब चुनाव हुआ तो बीजेपी फिर नीचे चली गई। तो अब ऐसे में जब बीजेपी का उस वक्त में उभार था, जाहिर सी बात है बीजेपी आगे आई, 77 सीटें बीजेपी जीत गई। लेकिन क्या बीजेपी इस वक्त में कहा जा सकता है कि नहीं और बहुत भयंकर तरीके से होगा। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार से बंगाल का सफर तय होगा, लेकिन बिहार और बंगाल में बड़ा अंतर है साहब। बिहार और बंगाल में बहुत कुछ जो है वो एक नहीं है, जो आपको बिहार में दिखाई देता था वही बंगाल में हो, ये जरूरी तो नहीं है। अब बीजेपी जो है वो वहां पर ममता बनर्जी से परेशान है। किस बात को लेकर के परेशान है? ममता बनर्जी से इस बात को लेकर के परेशान है कि ममता बनर्जी वहां पर दुर्गा आंगन बना रही है। तो बीजेपी के नेता वहां पर कह रहे हैं कि सरकार का काम नहीं है मंदिर और मस्जिद को बनाना। वाह जी वाह, कमाल है साहब। मतलब वहां पर ममता बनर्जी पग पग पर, वो कहावत है ना, तू डाल डाल में पात पात। तो ममता बनर्जी वो बखूबी जानती है कि चुनाव के अंदर किस तरीके से तुष्टीकरण के आरोप लगाए जाएंगे। आज अमित शाह जब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो उन्होंने 5 बड़े दाव खेले। पहला भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, दूसरा घुसपैठ का मुद्दा उठाया, तीसरा तुष्टीकरण का मुद्दा, सरकारी नाकामी की सरकार जो है वो नाकाम है, बहुत सारे लोग जो है वो जेल में चले गए हैं, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया। और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर टीएमसी की तरफ से जवाब आया कि साहब आप तो मत बोलिए, आपके कुलदीप सिंह सेंगर, आपके और बहुत सारे नेता, और चुनाव के समय पर आसाराम और राम रहीम को कैसे जेल से जो है बाहर लाया जाता है, तो आप तो कम से कम महिला सुरक्षा को लेकर के मत बोलिए। खैर, अब एसआईआर जिस तरीके से हुई है उससे क्या घुसपैठ का जो मसला है वो निपट गया है, सुलट गया है, या एसआईआर के जरिए बीजेपी की लड़ाई जो है आसान हो गई? ये बहुत बड़ा सवाल। और इसमें सवाल यह भी है कि ममता बनर्जी वो लगातार कहती रही कि बीजेपी की आईटी सेल के लोग वो जाकर के पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम कर रहे थे। तो कितना वोट काटा गया है, किस तरीके से काटा गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग की ड्राफ्ट लिस्ट में कहा गया कि 50 से 60 लाख लोगों का वोट कटा है। बीजेपी कहती है कि तकरीबन 1 करोड़ लोगों का वोट कटा है या 1 करोड़ लोग टारगेट पर है। और ममता बनर्जी तो कह ही रही है कि इनकी आईटी सेल के लोगों ने जो ये काम किया है। अगर हम ये नहीं करते तो अमित शाह यहां पर राष्ट्रपति शासन लगवा देते बंगाल के अंदर, इसलिए हमने एसआईआर होने दिया, ये उन्होंने कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह जी ने आज एक और बहुत बड़ी बात कही। अमित शाह जी ने कहा कि ममता बनर्जी यहां पर तारबंदी करने के लिए जमीन नहीं दे रही है, यानी जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पर तारबंदी होनी है ताकि बांग्लादेश के लोग पश्चिम बंगाल के अंदर ना आए, और इसके लिए ममता बनर्जी जगह नहीं दे रही है। क्या ये बात किसी के गले उतरेगी? बताइए जरा, कि कोई राज्य की सरकार जो है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मसला या ये बात अभी चुनाव में निकल करके क्यों आती है? और आप जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर क्या एक सरकार के आगे, एक राज्य सरकार के आगे इतना झुक जाएंगे कि वहां पर अगर कोई राज्य की सरकार जमीन नहीं दे रही और आप हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहेंगे? कमाल है साहब। दूसरी बात वो कह रहे थे कि यहाँ के पश्चिम बंगाल के पटवारी, वहां से घुसपैठ होती है तो किसी गांव में आते हैं, वहां के पटवारी या वहां का थाना वो एक्शन क्यों नहीं लेता है? तो भैया अगर पश्चिम बंगाल में ये होता है तो फिर इस हिसाब से दिल्ली में तो नहीं होना चाहिए, फिर इस हिसाब से बिहार में घुसपैठ का मुद्दा क्यों था? दरअसल ये घुसपैठ का जो मुद्दा है इससे बीजेपी 70-80 सीटों के आसपास तो जरूर पहुंच सकती है। ये घुसपैठ वाला मुद्दा उठा करके पर्टिकुलर बीजेपी का जो वोट है उसको बीजेपी एक बार फिर से गर्म करके 70-80 सीटों तक तो बीजेपी पहुंच सकती है, लेकिन चुनाव जीतना वो बीजेपी के अभी बूते के बाहर दिखाई देता है। ममता बनर्जी 200 पार की पार्टी है, और 200 पार की पार्टी को आप हराएं, बड़ी मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम है। और सबसे बड़ी बात जो है वो अमित शाह जो कह रहे थे कि एक एक घुसपैठिए को चुन चुन करके निकालेंगे, परिंदा भी जो है पर नहीं मार पाएगा, इस तरह की बातें कही गई। तो जरा आप अपने पुराने जो वादे हैं, एक एक आज जो है वो काला धन लेकर के आएंगे, एसआईटी बनाएंगे, एक एक रुपया वो भारत का जो लूटा गया है वो वापस लाया जाएगा, नीरव मोदी, ललित मोदी,
ये विजय माल्या वो जो है वीडियो बना करके चिढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि हम सबसे बड़े भगोड़िए हैं। तो भैया आप सबसे बड़े भगोड़ों को तो ला नहीं पाए हैं, अब कह रहे हैं एक एक घुसपैठियों को बाहर निकाल रहे हैं। और घुसपैठियों को लेकर के मैंने अलग से बताया था कि बीजेपी के राज में जो जितनी बात कही जाती है घुसपैठ को लेकर के वो है नहीं, यानी अमित शाह जो बोलते हैं वो आंकड़ों के लिहाज से सही नहीं दिखाई देता है कि कहीं बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने घुसपैठियों को निकाला हो। उनसे ज्यादा घुसपैठिए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने निकाले थे। और आज जो घुसपैठियों को लेकर के हर चुनाव में मुद्दा बनाते हैं वो घुसपैठियों को निकाल नहीं रहे हैं, ये आंकड़े कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। कभी फिर से अलग से जो है उस पर अलग से एक बार वीडियो बनाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ममता बनर्जी ने बंगाल को ठप कर दिया है, ये बात बंगाल के लोगों के गले उतरेगी? क्या बंगाल के लोग इस बात पर यकीन करेंगे? और क्या इस मामले में ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल उसमें सही बात है कि डॉक्टरों की, महिला डॉक्टर की जिस तरीके से एक बार हत्या की गई, उसके साथ में जघन्य अपराध किया गया, रेप किया गया, वो सारे जो है मसले निकल करके सामने आए। लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल और दूसरे भाजपा शासित राज्यों का अगर कंपैरिजन करें तो क्या बंगाल आपको गरीब दिखाई देता है? क्या बंगाल में जो महिला सुरक्षा आपको नहीं दिखाई देती? ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन आज एक तरीके से अमित शाह जी ने वहां पर पहुंच करके बता दिया कि हम घुसपैठ को मुद्दा बना करके चुनाव जीतेंगे। अब घुसपैठ के मुद्दे पर क्या 100 से पार भी बीजेपी जा पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।